guys, welcome to Legal Edge After College. मेरा नाम है अर्पिता एंड एज प्रॉमिस्ड हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीयूईटी की फ्री सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है लॉज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन। मेरे हिसाब से तो ये लॉज सभी पर्सन्स को पढ़ने चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि आपके सिलेबस का पार्ट है या नहीं, लेकिन ये वाले लॉज तो सबको पता होने ही चाहिए। चलिए शुरू कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड से। देखो, ये जो लॉज है इनको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। आज की क्लास में हम लॉज रिलेटिंग टू विमेन करेंगे एंड लॉज रिलेटिंग टू चिल्ड्रन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक्स है ना, एक साथ पढ़ाऊंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए पढ़ लेना। 3 क्वेश्चन आए थे पिछले साल। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं विमेन वाले राइट्स। तो इसमें सबसे पहली चीज है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रैंड नॉर्म है, यहीं से सारे राइट्स हमारे फ्लो होते हैं। तो सबसे पहले राइट्स कहाँ चेक कर लेते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के ही चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज है प्रियम्बल। प्रियम्बल हमारा बात करता है इक्वालिटी के बारे में। तो अगर इक्वालिटी देना है यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, तो इस चीज के लिए सबसे पहले कहाँ बताया गया है? सबसे पहली चीज प्रियम्बल में ही बताई गई है। आर्टिकल 14 तो उसके बाद आता है, लेकिन इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारी चीजें कहाँ प्रोवाइड करी है सभी लोगों को इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर? ये करी है प्रियम्बल में। इसके बाद आर्टिकल 14 देखिए, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इक्वालिटी अमंगस्ट इक्वल्स की बात करता है ये। इक्वालिटी अमंगस्ट इक्वल की बात, इक्वालिटी अमंगस्ट इक्वल का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक क्लास से बिलोंग करते हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक क्लास से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए उस क्लास के सभी लोगों के साथ आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, उस क्लास के किसी भी इंसान के अगेंस्ट। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि देयर कैन बी डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल, है ना, अलग अलग क्लासेस हो सकती है लोगों की, और उन क्लासेस के अंदर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो क्लासेस क्यों बनाई जा रही है? ताकि उन मार्जिनलाइज सेक्शन को, जिनके साथ सदियों से अट्रॉसिटीज होती जा रही हैं, जिन्हें अपने राइट्स के लिए ज्यादा लड़ना पड़ा, उन लोगों के राइट्स को, उन लोगों को थोड़ा और प्रमोट किया जाए, जिसकी वजह से वो, जिससे अपने राइट्स वो ले पाए, जिससे आगे बढ़ के वो कम से कम उस सेम लेवल पे आ पाए जिसपे बाकी क्लासेस है। मैं किन लोगों की बात कर रही हूँ? तो विमेन हो गया एक मार्जिनलाइज सेक्शन। विमेन के लिए जितने लॉज बनते हैं, ये वाली एक चीज है जो एज अ टीचर मैं बहुत फेस करती हूँ, कि जब भी मैं विमेन राइट्स पढ़ाती हूँ तो मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ही होते हैं जो कहते हैं, मैम पर व्हाट अबाउट मेंस राइट? मेंस राइट की बात बेटा तब आती है जब मेन मार्जिनलाइज्ड हो। क्या मेन मार्जिनलाइज सेक्शन है सोसाइटी के? नहीं है, नहीं है। और ये वाली चीज ना वही है कि ये लिव्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं। एज अ वुमन आई कैन नॉट वॉक ऑन द स्ट्रीट आफ्टर 10 PM। 10 बजे भी अगर मैं वॉक कर रही हूँ तो मुझे किसी के साथ वॉक करना पड़ेगा। मैं अकेले स्ट्रीट्स पे नहीं घूम सकती। एज अ मैन यू कैन डू दैट। इट इज एज बेसिक एज दैट। इट इज एज बेसिक एज दैट। विमेन के लिए अलग से कमीशन बनाया गया है। क्यों? कुछ कारण होगा, कुछ रीजन होगा, इसीलिए एक अलग कमीशन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन बनाया गया है। ये जो विमेन राइट्स की मैं बात कर रही हूँ, ये ये तब तक ये तब तक समझना डिफिकल्ट है जब तक आपने वो एक्सपीरियंसेस साथ में जिए ना हो। तो इसीलिए इसीलिए अगर, और मैं ये नहीं कह रही कि आपको सिर्फ तभी समझ में आएगा जब आप इन एक्सपीरियंसेस को जियोगे। नहीं नहीं नहीं, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। आई एम ओनली सेइंग दैट हैव एम्पैथी फॉर पीपल हु हैव लिव्ड दोज एक्सपीरियंसेस। एंड लिविंग दोज एक्सपीरियंसेस का मतलब ये नहीं है कि हर लड़की को सेक्सुअली हरास किया जा रहा है या ये किया जा रहा है वो किया जा रहा है, लेकिन हरासमेंट बहुत सारी तरह का होता है, और बहुत ज्यादा महिलाएं इस तरह के हरासमेंट से हर रोज गुजरती है।
मी टू मूवमेंट जब शुरू हुआ था, तब लोग देख के दंग रह गए थे कि कितने लोगों के साथ क्या क्या हुआ है। द शेयर वॉल्यूम वाज शॉकिंग। तो हर वुमन अपनी लाइफ में एक ना एक बार हरास हुई होगी। इसी वजह से हमें इन लॉज को पढ़ने की जरूरत है, इसी वजह से अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, इसी वजह से आपका एम्पैथेटिक रवैया जरूरी है। तो उसी एम्पैथी के साथ ये लेक्चर सुनना, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा, ज्यादा बेहतर तरीके से याद रख पाओगे, और एक मोटिवेशन भी होगा टू रिमेम्बर ऑल दीज लॉस। ठीक है। तो बात कर रहे थे आर्टिकल 14 की, इक्वालिटी अमंग्स इक्वल्स। इक्वल्स के बीच में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, अनइक्वल्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ठीक है। इसीलिए लॉज रिलेटिंग टू वुमेन में बहुत सारे लॉज हम पढ़ रहे हैं, लॉज रिलेटिंग टू मेन में हम नहीं पढ़ते, क्योंकि इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है। आर्टिकल 15(3), ये वो आर्टिकल है जिसकी मदद से स्टेट विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉज बना पाता है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें कहाँ से बन, ये लॉज बनाने की अथॉरिटी कहाँ से मिल रही है? 15(3) से मिल रही है। इसके बाद आर्टिकल 16 देखो, दैट देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंट इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में इन बेसिस पे किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। केस है इंडिया, एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा का केस। इस केस में क्या हुआ था? जो फीमेल एयर हॉस्टेसेस थी, उनके अपॉइंटमेंट के समय उन्हें बता दिया जाता था कि 5 साल तक आप शादी नहीं कर सकते, 5 साल के बाद शादी करते हो तो इतने साल तक बच्चे नहीं कर सकते थे। सिमिलर प्रोफाइल्स पे जो मेल हायर हो रहे थे, उनके लिए इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया, ये कहते हुए कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। इसके बाद है आर्टिकल 21, जो राइट देता है, राइट टू लिव विथ डिग्निटी। डिग्निटी के साथ जीने के लिए आपको जिस भी चीज की जरूरत है, वो सारे राइट्स आपके आर्टिकल 21 से ही फ्लो होते हैं। तो अगर बच्चा अडॉप्ट करना हो, तो कहां से राइट मिलता है हमें? यहीं से, आर्टिकल 21 से। सुष्मिता सेन तो पता होगा कौन है। सुष्मिता सेन एक सिंगल पर्सन है। सिंगल होते हुए उन्होंने 2 बच्चों को अडॉप्ट किया है। शी हैज अडॉप्टेड 2 किड्स, राइट। तो ये 2 बच्चे अडॉप्ट करने का अधिकार उन्हें मिला कहां से? विदाउट बीइंग मैरिड। आर्टिकल 21 ने उन्हें राइट दिया है। आर्टिकल 23, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आर्टिकल 23 बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये राइट जो है, ये राइट आपको मिला हुआ है एज अ ह्यूमन बीइंग। तो आप मेल हो या फीमेल हो या बच्चे हो, किसी भी कैटेगरी में अगर आप आते हो, एज ह्यूमन बीइंग आपका एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया जा सकता। दैट इज प्रोवाइडेड इन 23। इसके बाद आर्टिकल 23 बात किस बारे में करता है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार इन सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर क्या होता है? ये जो बंधुआ मजदूरी कहते थे ना हम, इसमें क्या होता था कि किसी किसी जनरेशन ने कुछ पैसे किसी से उधार ले लिए। अब उधार जब लिया तो वापस चुकाने के लिए कुछ नहीं था, तो इसलिए प्रॉमिस कर दिया कि मैं जितने भी मैं जब तक जीऊंगा तब तक आपकी सेवा करूंगा। सेवा करते रहे, लेकिन उधार तब भी नहीं चुका। तो फिर अपनी आगे की जनरेशन को भी दे दिया कि आगे की जनरेशन भी आप ही के घर में सेवा करती रहेगी जब तक वो उधार नहीं दिया जाता। अब ये उधार क्यों नहीं दिया जा पा रहा है, ये पेमेंट क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि इतना पर्सन जोड़ ही नहीं पाएगा। इतना पैसा आप जोड़ ही नहीं पाओगे, तो फिर आप दो वापस क्या करोगे? तो इसीलिए इस तरह के फोर्स्ड लेबर, बेगार को यहाँ पे आर्टिकल 23 में रोका गया है। डीपीएसपी में देख लीजिए, सबसे पहला है 39A। ये किस बारे में बात करता है? एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। सभी के पास लाइवलीहुड का अधिकार होना चाहिए। ओल्गा टेलिस वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें राइट टू लाइवलीहुड इज अ पार्ट ऑफ योर फंडामेंटल राइट कहा गया था। इस केस में
जो पेवमेंट ड्वेलर्स थे, जो लोग सड़कों पे बेचते हैं, आपने देखा होगा ना कि जब आप रेड लाइट पे होते हो तो बहुत सारे लोग सामान लेने आ जाते हैं, भैया ये ले लो, दीदी ये ले लो। ये जो पेवमेंट ड्वेलर्स है, इनका भी राइट टू लाइवलीहुड है। इन्हें भी जीवन जीने के लिए, जीवन यापन के लिए लाइवलीहुड की जरूरत है। ये रिकॉग्नाइज किया गया था ओल्गा तेलिस वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में। ये राइट, जो फंडामेंटल राइट 21 के अंदर ओल्गा तेलिस के केस में बोला गया है, ये 39A में एक्सप्रेसली बताया भी हुआ है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। इसके बाद 39D देखिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। ये वाली चीज आज तक हर जगह इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। सरकारी जॉब्स के लिए छोड़ भी दे, तो भी जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वहां पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आज भी नहीं दिया जाता। हमेशा ये सोचा जाता है कि अगर फिजिकल लेबर वाला काम है तो मेन अच्छे से कर लेंगे, इसलिए मेन को ज्यादा पे करो, वुमेन को कम करो। और अगर इंटेलेक्ट वाला काम है तब भी मेन ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, वुमेन नहीं, इसलिए उन्हें ज्यादा पे करो। तो ये जो पे डिस्पैरिटी है, ये पे डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा रियल है। अगर तुमने अभी रिसेंटली में प्रियंका चोपड़ा का एक इंटरव्यू देखा हो, तो वहां पे भी उन्होंने ये कहा कि उन्हें पे पैरिटी यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इंडिया में कभी मिला ही नहीं। उनके जो को स्टार्स थे, उन्हें हमेशा उनसे बहुत ज्यादा पैसा मिला और उन्हें कम पे किया गया। सेम मेहनत कर रहे हैं, सेम स्केड्यूल है, हर चीज सेम है, लेकिन मेल को स्टार्स गेट मोर मनी देन फीमेल को स्टार्स। तो उनको एक्चुअली पे पैरिटी हॉलीवुड जाके मिली। तो हमारा ये डीपीएसपी कहता है कि स्टेट को इस तरह के रेगुलेशंस बनाने चाहिए कि पे पैरिटी बिटवीन मेल एंड वुमेन अचीव किया जा सके। फिर है आर्टिकल 42। ये किस बारे में बात करता है? जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क फॉर एंड मेटर्निटी रिलीफ। जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन फॉर वर्क। तो जो फैक्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज में बहुत सारी तरह की मैन्युफैक्चरिंग चलती रहती है, जिसकी वजह से वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू वर्क। लेकिन क्योंकि पैसे कमाने हैं तो वो नौकरी नहीं छोड़ सकते। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट को डायरेक्ट करता है कि इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाए, इस तरह के लॉज लेकर आए जाए, जहां पे फैक्ट्रीज के अंदर कम से कम लिवेबल माहौल तो हो। इसके अलावा ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेटर्निटी रिलीफ एज वेल। मेटर्निटी रिलीफ कहाँ दिया गया है, मेटर्निटी रिलीफ मिलेगा, ये कहाँ बताया गया है? ये बताया गया है आर्टिकल 42 के अंदर। दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 46 देखिए, स्टेट शैल प्रमोट विथ स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ पीपल। किसके बारे में बात कर रहे हैं? वीकर सेक्शन ऑफ पीपल के बारे में बात कर रहे हैं। वीकर सेक्शन ऑफ पीपल में कौन कौन आता है? तो वीकर सेक्शन ऑफ पीपल के अंदर आता है जो रिजर्व्ड क्लासेस है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज, इसके अलावा विमेन एंड चिल्ड्रन। तो इनके एजुकेशन के बारे में बात कौन सा आर्टिकल कर रहा है? 46 कर रहा है। अब एक और चीज कि ये जो योजनाएं चलती रहती है, लाडली लक्ष्मी योजना, है ना, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सिर्फ बेटी पढ़ाओ, बेटों को नहीं पढ़ाओ? नहीं, ऐसा नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का इंटेंशन ये नहीं है कि सारा अटेंशन विमेन पे लेकर आया जाए और मेन को एजुकेशन भी ना दी जाए। नहीं, ये जो योजनाएं हैं ये तब बनती हैं जब सोसाइटी में इस तरह की नीड्स हो। तो जब स्कूलों में जो जो जेंडर बाइफरकेशन होना चाहिए, इतने मेल वर्सेस इतने फीमेल, जो सेक्स रेशियो होना चाहिए, जब वो सेक्स रेशियो ही अचीव नहीं होगा, तब इस तरह की योजनाएं बना के, इंसेंटिवाइज करके, एजुकेशन इंसेंटिवाइज करके बच्चों को बुलाया जाएगा स्कूल। तो ये योजनाएं तभी बनती है जब सोसाइटी में इस तरह की नीड हो। सोसाइटी में नीड कब है? जब बच्चियों को पढ़ाने नहीं भेजा जा रहा है, जब सिर्फ बच्चों को पढ़ाने भेजा जा रहा है, बच्चियों को घर पे रखा जा रहा है, तब इस तरह की योजनाएं योजनाएं बहुत काम आती है। ये योजनाएं कैसे बन रही है? इस आर्टिकल से बन रही है। फिर है आर्टिकल 47, रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ अमंग दिस प्राइमरी ड्यूटीज। स्टेट की प्राइमरी ड्यूटी है कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाए। आप लोगों ने अगर देखा हो
तो बहुत तुम्हारी खैर जनरेशन तो जेनजी है, तुमने नहीं देखा होगा, लेकिन बहुत सालों पहले जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, तब एक टीवी सीरीज आती थी जिसका नाम था मीना। मीना एंड मिट्ठू, इस तरह का कुछ नाम था। उस चैनल पे इसी तरह से प्रमोट किया जाता था कि बच्ची और बच्चे में न्यूट्रिशनल नीड्स एग्जैक्टली सेम होती हैं। तो अगर आप अपने बेटे को 2 रोटी देते हो, तो बेटी को एक नहीं, उसे भी 2 रोटी खिलाओ। इस तरह के छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वाली जो एजुकेशन की नीड है, ये एजुकेशन की नीड है हमारे रिमोट सेक्टर्स को, है ना। रिमोट एरियाज में इस तरह की नीड्स आज भी बहुत जरूरी है। इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन्स आज भी बहुत जरूरी है। इसी की वजह से जो आंगनबाड़ी होती है, उन आंगनबाड़ियों में इस तरह के कैंप्स लगाए जाते हैं, इस तरह के सर्वे करवाए जाते हैं, जिससे इस तरह की अवेयरनेस और बढ़ाई जा सके। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज में देखिए 51A है। ये क्या बात कर रहा है? टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग religious, linguistic, regional, sectional diversities, and to renounce practices derogatory to dignity of women। ऐसी practices जो women की dignity के derogatory है, ऐसी practices खत्म करने की बात। यानी हम किस तरह की practices की बात कर रहे हैं? दहेज, सती प्रथा, एजुकेशन की कमी, इस तरह की प्रैक्टिसेस जो चली आ रही है, चाइल्ड मैरिज, इस तरह की प्रथाएं जो चली आ रही है, ये फंडामेंटल ड्यूटी सिटीजन्स की है कि इस तरह की प्रथाओं पे पूर्ण विराम लगा दे। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिल रही हैं? ये जितने राइट्स है, ये कहाँ से मिल रहे हैं? हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको कुछ फंडामेंटल राइट दिए हैं, कुछ ड्यूटी स्टेट को दी है कि स्टेट का काम है ये सारी चीजें करने का, और कुछ ड्यूटी सिटीजन्स की भी है। सिटीजन्स की भी ड्यूटी है टू promote dignity of women, to renounce practices which are derogatory to a dignity of women। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फैमिली लॉ के अंदर डाइवोर्स के जो ग्राउंड्स है, वो आप सबको पता है ना। सेक्शन 13 में डाइवोर्स के ग्राउंड्स दिए हैं: अडल्ट्री, क्रूएलिटी, डिजर्शन, कन्वर्जन, इंसेनिटी, कम्युनिकेबल डिजीज, रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। ये जो डिवोर्स के ग्राउंड्स है, ये तो दोनों के लिए अवेलेबल है, मेन के लिए भी अवेलेबल है, विमेन के लिए भी अवेलेबल है। लेकिन कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ विमेन को मिले हुए हैं, इन पे ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज क्या है? प्री इनैक्टमेंट पॉलीगेमी। ये क्या कहा गया है कि जब लॉ आया था 1955 में, लॉ आया था 1955 में, हिंदूज की बाइगेमी पॉलीगेमी को रोक दिया गया था। इसके पहले हिंदूज को भी अलाउड था, हिंदूज वर आल्सो अलाउड टू, हिंदू मेल वर अलाउड टू गेट टू हैव मल्टीपल मैरिजेस। एक टाइम पे वो 2 3 4 शादियां कर सकते थे, ये हिंदूज के लिए भी अलाउड था। 1955 में इस लॉ के बाद बाइगेमी को रोक दिया गया। अब जब बाइगेमी को रोक दिया गया इस लॉ के बाद, तो इस लॉ से पहले अगर किसी हिंदू मेल की 2 3 बीवियां थी, तो उन वाइफ्स को एक राइट दिया गया कि वो अपने हस्बैंड को सिर्फ इस ग्राउंड पे, सिर्फ इस ग्राउंड का मतलब है कि इस ग्राउंड पे उन्हें डाइवोर्स दे दे कि उनकी और वाइफ्स हैं। ये एक ग्राउंड है जो सिर्फ विमेन को दिया गया था। इसके अलावा अगर हस्बैंड गिल्टी है, कन्विक्ट हो गया है, गिल्टी है ऑफ रेप, सॉडमी एंड बेस्टियलिटी, अगर हस्बैंड को कन्विक्ट किया गया है रेप के लिए, सॉडमी यानी अननेचुरल सेक्स के लिए, एनल इंटरकोर्स के लिए, बेस्टियलिटी यानी सेक्स विद एनिमल्स के लिए, इन 3 ऑफेंसेस के लिए अगर उसे किया गया है कन्विक्ट, तो फिर हस्बैंड से डिवोर्स लिया जा सकता है ऑन दिस ग्राउंड। इसके बाद थर्ड है, हस्बैंड डिड नॉट रिज्यूम कोहैबिटेशन आफ्टर ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। हस्बैंड छोड़ चुका है, मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया जा चुका है, फिर भी रेस्टिट्यूशन ऑफ मैरिज का दिया जा चुका है, फिर भी वापस नहीं आ रहा है, तो ऐसे में फिर तलाक लिया जा सकता है। फिर लास्ट क्या है? हर मैरिज वाज सोलमनाइज्ड बिफोर शी अटेन्ड द एज ऑफ 15 इयर्स। इसका मतलब चाइल्ड मैरिज हुई थी, 15 साल की भी नहीं थी जब उसकी शादी हो गई, तो शादी होने के बाद से लेके 18 साल तक, 18 साल
होने से पहले पहले वो तलाक दे सकती है, 18 ईयर्स की होने से पहले पहले वो तलाक दे सकती है। मुस्लिम लॉ में दो तरीके होते हैं जिनसे विमेन तलाक ले सकती है, जिनसे कोई भी वुमन तलाक का ऑप्शन उसके पास है। अब देखो मुस्लिम लॉ में ना हमेशा ध्यान रखना कि वुमेन के पास डायरेक्टली कोई राइट नहीं होता है तलाक का, ठीक है। वुमेन तलाक नहीं दे सकती टेक्निकली, तो वुमेन इस तलाक को किसी को डेलीगेट कर सकती है, ठीक है। या फिर ये जो राइट है ये किसी वुमन को डेलीगेट किया जा सकता है। तो ये जो है तलाक ए तफवीज, ये किस बारे में बात करता है कि किसी थर्ड पर्सन को आप राइट दे रहे हो कि आपका तलाक डिक्लेयर कर दे, किसी तीसरे पर्सन को। तो ये जो तीसरा पर्सन है ये वाइफ भी हो सकती है, ये जो तीसरा पर्सन है थर्ड पर्सन है ये वाइफ भी हो सकती है। तो हस्बैंड अपनी ये पावर वाइफ को डेलीगेट कर सकता है कि मैं अपनी मर्जी से तुम्हें तलाक का अधिकार देता हूं, कि अगर तुम्हें तलाक लेना हुआ तो तुम मुझसे ले सकती हो। ये है तलाक तफवीज। दूसरा है खुला, जो अभी सानिया मिर्जा एंड शोएब मलिक का हुआ था। तो सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के केस में क्या हुआ था, खुला हुआ था, खुला लिया गया। क्या होता है ये कि वाइफ एक कंसिडरेशन ऑफर करती है कि मैं आपसे तलाक चाहती हूँ, तलाक अगर आप मुझे दो तो मैं आपको कंसिडरेशन पे करने के लिए भी तैयार हूँ। अब ये कंसिडरेशन क्या हो सकता है, जो उसकी हक महर थी वो वापस कर दे, जो उसको शादी के टाइम पे पैसा मिल रहा था हक महर वो वापस कर दे, या फिर कुछ और एडिशनल कॉम्पनसेशन दे दे कि मैं आपसे तलाक चाहती हूँ। अब अगर हस्बैंड अग्री कर लेता है टू दैट ऑफर तो खुला हो सकता है। तो ये भी एक तरीका है जिससे मुस्लिम विमेन ये राइट ले सकती हैं। इसके बाद है हमारा विमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी। देखो, राइट टू प्रॉपर्टी तो हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ दोनों अलग अलग है इस केस में। हिंदू लॉ में ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू लॉ में 2005 में वुमेन को कोपार्सनरी राइट दिए गए। कोपार्सनरी यानी बराबरी का प्रॉपर्टी में अधिकार। तो अगर एक मैन है जिसके 4 बच्चे हैं, 3 बेटे 1 बेटी, तो प्रॉपर्टी उसकी 2005 से पहले पहले जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी सिर्फ 3 हिस्सों में बांटी जाती। सिर्फ बेटों को प्रॉपर्टी मिलती, बेटी को उस प्रॉपर्टी में ओनरशिप का अधिकार नहीं मिलता। 2005 के बाद से अब प्रॉपर्टी हर बच्चे में इक्वली बटेगी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। 2005 के पहले विमेन का राइट अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी में राइट टू रिसाइड का था, यानी वो चाहे तो अपने घर आकर रह सकती है, रेसिडेंस का राइट उसके पास था, लेकिन ओनरशिप का उसके पास कोई अधिकार नहीं था। वो ये प्रॉपर्टी का कुछ कर नहीं सकती, बेच नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। उसके पास सिर्फ रहने का अधिकार था उस प्रॉपर्टी में। 2005 में इसे चेंज किया गया और उसे भी कोपार्सनरी राइट दिए गए। मुस्लिम विमेन में इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस और मेहर का राइट अवेलेबल होता है। इनहेरिटेंस यानी सक्सेशन, कि आपके पिता से आपको जो प्रॉपर्टी मिलती है, आपके एंसेस्टर से जो प्रॉपर्टी मिलती है, तो वो किस किस को मिलती है, डॉटर्स को मिलती है, ग्रैंड मदर को मिलती है, विडो को मिलती है, मदर को मिलती है और ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर भी कौन सी, सन की डॉटर। डॉटर की डॉटर को नहीं मिलता, ठीक है, ध्यान रखना, डॉटर की डॉटर को प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं मिलते। नेक्स्ट हम आ गए हैं विमेन एंड आईपीसी के ऊपर। इंडियन पिनल कोड में कौन से ऐसे ऑफेंस है जिसके लिए वुमेन कंप्लेन कर सकती है। तो सबसे पहला है 354A, सेक्सुअल हरासमेंट की बात करता है। सेक्सुअल हरासमेंट एक ऐसा ऑफेंस है जो ऑफेंस अगेंस्ट विमेन है, जो विमेन के अगेंस्ट किया जाता हो। इसके बाद है क्रिमिनल फोर्स टू डिसरोब अ वुमेन, 354B। 354C वॉयरिज्म के बारे में बात करता है, यानी छुप छुप के किसी औरत को देखना, स्पेशली तब जब वो प्राइवेसी एक्सपेक्ट कर रही है, यानी वो अपने घर पे है, चेंजिंग रूम में है, वॉशरूम में है, और वहां पे अगर कोई उसे देख रहा है तो ये वॉयरिज्म का ऑफेंस है। स्टॉकिंग यानी पीछा करना, वो मना कर चुकी है कि मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर भी आप उसका अगर पीछा करते हो तो ये स्टॉकिंग है। इंटरनेट स्टॉकिंग भी एक ऑफेंस है। इसके अलावा 497 आईपीसी किस बारे में बात करता है, अडल्ट्री के बारे में। अडल्ट्री पहले अडल्ट्री पहले एक ऑफेंस हुआ करता था। क्यों ऑफेंस हुआ करता था, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ को इक्वल नहीं माना जाता था। ये समझा जाता था कि हस्बैंड इज द ओनर ऑफ वाइफ। तो अगर वाइफ के साथ किसी पर्सन को
सेक्सुअल रिलेशंस बनाने हैं तो उसे पहले हस्बैंड की परमिशन की जरूरत है। अगर हस्बैंड ने परमिशन दे दी और वाइफ ने परमिशन दे दी, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने परमिशन दे दी, तब अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है किसी और पर्सन के साथ तब तो लीगल है, तब लीगल है। लेकिन लेकिन अगर हस्बैंड ने परमिशन नहीं दी, हस्बैंड से परमिशन नहीं ली और फिर किसी पर्सन ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो ऐसे में ये अडल्ट्री कहलाता था, तब ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री होता था। तो जिस पर्सन ने किया है उसके अगेंस्ट कंप्लेन हो सकती थी। तो अडल्ट्री का कॉन्सेप्ट ये था। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही डेरोगेटरी माना इन द केस ऑफ जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। जोसेफ शाइन के केस में कहा गया कि इस तरह से विमेन को जो कमोडिटी माना गया है हस्बैंड की, ये परसेप्शन ही गलत है। दूसरी चीज कि अगर अडल्ट्री हो रही है तो आप उसके लिए पनिशमेंट नहीं दोगे। किसी भी दूसरी कंट्री में इंडिया को छोड़ के अडल्ट्री पनिशेबल नहीं है, पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। वुमेन के पास राइट है कि वो डाइवोर्स ले सकती है। दूसरी चीज, इस केस में एक और बात पॉइंट आउट करी थी कि वुमेन को क्यों नहीं यहाँ पे अबेटर माना गया है। अगर वुमेन ने भी कंसेंट दिया था, देखो अगर वुमेन का ही कंसेंट नहीं होगा तो फिर वो रेप है। लेकिन यहाँ पे अगर वुमेन ने कंसेंट दिया था तो उसे अबेटर क्यों नहीं मान रहे, उसे उसे क्यों नहीं मान रहे कि उसने भी ऑफेंस किया है, सिर्फ मैन को पनिश कर रहे हैं। तो ये भी प्रॉब्लमैटिक है। आप वुमन को कमोडिटी समझ रहे हो, वो तो है ही प्रॉब्लमैटिक, लेकिन ये भी तो प्रॉब्लमैटिक है। इसी वजह से अडल्ट्री एज एन ऑफेंस को हटा दिया गया है। अब अडल्ट्री सिर्फ एक ग्राउंड फॉर डाइवोर्स है। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना। इसके बाद 375 आता है रेप के बारे में। रेप यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट विल एंड कंसेंट। कंसेंट एंड विल दोनों अलग अलग चीजें होती है। कंसेंट देना यानी हामी भरना, एक्सेप्ट कर लेना। विल यानी मर्जी। तो कभी कभी कंसेंट हो और मर्जी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। कंसेंट बिना मर्जी के भी दिया जा सकता है। तो ये दोनों ही चीजें होना जरूरी है। ये सारी चीजें कहाँ बताई हुई है? विमेन विमेन के ये जो विमेन के अगेंस्ट ये जो ऑफेंसेस है जिनके लिए वो कंप्लेन कर सकती है, कहाँ बताया हुआ है? ये बताया हुआ है आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड में। इसके अलावा कुछ और एक्ट है जिनके बारे में ब्रीफ में आपको पढ़ना जरूरी है। सबसे पहला है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट किस चीज को रोकता है? दहेज प्रथा को रोकता है। ये किस चीज की सजा देता है? अगर किसी पर्सन को डाउरी दी जाती है, कोई पर्सन डाउरी एक्सेप्ट करता है, तब इसे तब ये पनिशेबल ऑफेंस है। अब डाउरी नहीं, स्त्रीधन के नाम पे डाउरी दी जा रही है, लेकिन डाउरी तो अभी भी चल रही है। डाउरी इस एक्ट के बावजूद नहीं रुक रही है। फिर है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। किसी सेक्सुअल ऑफेंस के लिए किसी वुमेन को यूज करना इमोरल ट्रैफिक में आता है। तो इसके अंदर प्रोस्टिट्यूशन जो है वो भी आता है। प्रोस्टिट्यूशन करना ऑफेंस नहीं है, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन पब्लिक प्लेस में अगर किया जाए तब ऑफेंस बनता है। इसके बाद है कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट। सती प्रथा पूर्णतः रोकने के लिए, पूरी तरह रोकने के लिए ये एक्ट लेकर आया गया। इसके बाद है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। विमेन को जिस तरह से ऑब्जेक्टिफाई करके रिप्रेजेंट किया जाता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म ऑफ मीडिया में हो, चाहे वो कोई मैगजीन के कवर पे हो, चाहे वो किसी सॉन्ग में हो, चाहे वो किसी और जगह हो, इस तरह से इनडिसेंटली रिप्रेजेंट करना विमेन को, वो भी वो भी ऑफेंस है। एंड फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो था ये लेकर आया गया 2005 में। और क्यों लेकर आया गया? रीजन ये था क्योंकि इसके पहले जो ऑफेंस बनता था वो ऑफेंस किसके अंदर जाता था? वो ऑफेंस जाता था हर्ट, ग्रीवियस हर्ट के अगेंस्ट। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत सारी ऐसी भी चीजें आती हैं जो कि नहीं कवर होती इनके इन इन एक्ट से। तो पहले जो सेक्शन 304 बी था, 498 क्रूअल्टी वाला जो था, 304 बी डाउरी डेथ वाला था। डाउरी डेथ में डेथ होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ वायलेंस हो रहा है लेकिन डेथ नहीं हुई फिर। और 498 ए जो है, 498 ए भी बहुत यूजफुल नहीं था
डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को लेके। तो इसीलिए एक नए एक्ट की जरूरत पड़ी, एक नए एक्ट की वो लेकर आया गया। अब इस एक्ट से जो भी पर्सन डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, तो वो वाइफ हो सकती है, वो मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, ग्रैंड मदर हो सकती है, ये उन सभी के ऊपर अप्लाई करता है, सभी को प्रोटेक्ट करता है। अब कुछ केसेस भी पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, भवरी देवी का केस है ये। इस केस में एक सोशल वर्कर को रेप कर दिया जाता है, जिसके बाद विशाखा गाइडलाइंस इशू हुई थी। तो जो विशाखा गाइडलाइंस थी वो कहाँ से इशू हुई थी? इसी केस से हुई थी, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान से ही ये आई थी। इसके बाद है मैरी रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें जो क्रिश्चियन विमेन है, उन्हें उन्हें इनहेरिटेंस का राइट नहीं था। क्रिश्चियन विमेन जो है, उन्हें इनहेरिटेंस नहीं मिल रहा था। तो जैसे 2005 में हिंदू विमेन को कोपार्सनरी राइट मिले थे, इनहेरिटेंस का राइट मिला था। इसी तरह मैरी रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो केस था, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर था, क्रिश्चियन विमेन के ऊपर था, और उनके राइट ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में था। केरला हाईकोर्ट जो था, केरला हाईकोर्ट ने जो राइट था उसे अपहोल्ड किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद राइट दिया गया था कि विमेन का अपने फादर की प्रॉपर्टी में इक्वल राइट होगा एज सन। इसके बाद नेक्स्ट है लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? ये जो केस था, ये केस कुछ इस तरह का है, आपने अगर साइराट देखी हो, है ना, कि जो लता सिंह थी वो तो अडल्ट थी, और हाई हाई कास्ट फैमिली से थी। उन्होंने अपना घर छोड़ के एक आदमी से शादी की जो कि लो कास्ट में थे। दोनों खुश थे, लेकिन उनके घर वाले खुश नहीं थे। तो ऐसे में यहाँ पे हस्बैंड के खिलाफ किडनैपिंग की केस लगा दिया, हस्बैंड को तंग करने लगे। वो आके बताई भी कि मैं अपनी चॉइस से गई हूं। तो कोर्ट ने कहा कि एक वुमन को राइट है कि अपनी मर्जी से अपना हस्बैंड वो चूज कर सकती है। यही चीज 2023 में भी एक केस में बताई गई थी। ये केस हमने इस चैनल पे कवर किया है। तो अगर तुम्हें केस का नाम पता है तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है रॉक्सन शर्मा वर्सेस अरुण शर्मा। अब यहाँ पे कस्टडी का केस था बच्चे की। तो कोर्ट ने ये कहा कि जस्ट बिकॉज मैन प्रोवाइडर है, इसका मतलब ये नहीं कि मैन के पास ऑटोमेटिकली कस्टडी चली जाएगी। 5 साल से छोटा बच्चा है तो नेचुरल गार्जियन उसकी मदर होती है। तो 5 साल से छोटे बच्चे की नेचुरल गार्जियन मदर है, और उसके बाद फैक्ट के बेसिस पे चेक किया जाएगा कि कौन सा पेरेंट कस्टडी के लिए लायक है। लेकिन 5 साल तक के बच्चे की कस्टडी माँ को दी जाएगी, क्योंकि माँ नेचुरल गार्जियन है। 5 साल तक बच्चे को अपनी माँ की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो 5 साल तक कस्टडी माँ के पास ही रहेगी। इसके बाद है तमिलनाडु वर्सेस सुहास कट्टी का केस। इस केस में इस केस में ये जो ये इस तरह का पहला केस था जिसमें आईटी एक्ट के अंदर किसी को हरास करने के लिए कन्विक्शन किया गया था। यहाँ पे जो विक्टिम थी, शी वाज हरास्ड बाय द अक्यूज सुहास कट्टी। कट्टी अक्यूज थे जो उसको हरास कर रहे थे। डेफेमेटरी ऑब्सीन मैसेजेस उन्हें ऑनलाइन भेजे जा रहे थे ग्रुप पे, जो याहू मैसेंजर पहले हुआ करता था, अब तुम्हें पता हो कि नहीं। तो इस वजह से उसने उसका नंबर वायरल कर दिया, हर जगह नंबर डालने लगा कि शी इज अ सेक्स वर्कर और ये वो। इस वजह से उसे बहुत सारे कॉल्स आने लगे, जिससे वो बहुत तंग आ गई। और फिर इस आईटी एक्ट के अंदर पहला कन्विक्शन सुहास कट्टी का हुआ था वुमेन को हरास करने के लिए। ये थे हमारे सारे केसेस अबाउट, ये सारे केसेस तो नहीं हो सकते, विमेन राइट एंड चाइल्ड राइट्स के ऊपर कभी भी एक एग्जॉस्टिव लिस्ट आ ही नहीं सकती है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू हैव एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ ऑल द राइट्स ऑफ विमेन वाले केसेस। तो इसीलिए ये कुछ बहुत लैंडमार्क केसेस हैं जो आपको पता होने ही चाहिए थे। कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन भी हमने कवर किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाला है, उसे मिस मत करना। इस लेक्चर के बाद थोड़ी एम्पैथी डेवलप हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो।
चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सीयूईटी की प्रिपरेशन आपको पूरी कहाँ मिल रही है, यहीं पे मिल रही है। अगर सीयूईटी की मास्टर क्लासेस में इंटरेस्टेड हो, मास्टर क्लासेस में क्या करवाए जाएंगे, ये जो अभी लॉस पढ़े, इनके एमसीक्यूज कहाँ से सॉल्व करोगे, एमसीक्यूज भी हम करवाएंगे। तो मास्टर क्लासेस में आपको पढ़ाया जा रहा है थ्रू एमसीक्यूज। बहुत बहुत अच्छा तरीका होता है रिवीजन का, इससे बेहतर तरीका कोई नहीं होता कि आप क्वेश्चन से पढ़ो। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हो, उसके 4 ऑप्शन पढ़ते हो, आप रीजनिंग समझते हो कि क्यों ये वाला सही नहीं है, ये सही है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। आप जब रीजनिंग समझते हो तब आपको समझ में आता है कि क्या इसको कैसे पढ़ना है, इसको याद कैसे रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रूवन मेथड है याद रखने का। तो अगर मास्टर क्लास में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, उस पे कॉल कर लो। एक लिंक भी दिया हुआ है, उस पे भी आप जाके सीधे विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट। अगर ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैनल तुम्हारे लिए, तुम्हारे करियर के लिए, तुम्हारे लॉ एस्पिरेशन के लिए। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो यार। थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी लर्निंग।